चलिए हम लोग क्लास 12 का अब अगला टॉपिक डिस्कशन करेंगे। अब आपका ये टॉपिक है लीडर्स एंड फॉलोवर्स। मीन्स 1857 में जब आपका 1857 का ग्रेट रिवोल्ट हुआ था या 1857 का जो ग्रेट अपराइजिंग हुआ था, तो उसको लीड किसने किया था, उसको गाइड किसने किया था, इस आंदोलन के मेन लीडर कौन थे। तो बेसिकली 1857 का आपका जो मेन रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, इसके जो मेन लीडर थे हम लोग इन्हीं सारे एस्पेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेक करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, यानी उस वक्त 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बहुत ही माइटिएस्ट फोर्स थी, बहुत ही पावरफुल फोर्स थी। और ऐसे पावरफुल फोर्स को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लीडर होने चाहिए। मीन्स जिसके माध्यम से आप पब्लिक को मोबिलाइज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पीपल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आप कोई मास मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्रिटिश के खिलाफ में स्ट्रगल करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेक करने के लिए इंडिया में 1857 में जो फील किया गया वो ये फील किया गया कि लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन हमें होने चाहिए। तो 1857 में जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था ये लोग कौन थे। स्टार्टिंग में आप लोग अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब मेरठ में टेंथ में 1857 में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, तो मेरठ के जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ अप्रोच करते हैं और दिल्ली भी मुगल एम्परर से वो कहते हैं कि आप इस आंदोलन को लीड करिए। मुगल एम्परर का जो रिएक्शन था बहुत ही हॉरर था और रिजेक्शन था। उन्होंने कहा कि हाउ कैन आई लीड दिस मूवमेंट, हाउ कैन आई लीड दिस आंदोलन, बिकॉज ब्रिटिश आर माइटिएस्ट एंड इन केस इफ़ वी आर डिफीटेड देन वी विल फेस मेनी प्रॉब्लम्स। तो स्टार्टिंग में बहादुर शाह का जो रिएक्शन था बहुत ही हॉरर था और रिजेक्शन था। उन्होंने इस आंदोलन को लीड करने से मना कर दिया, लेकिन जो सिपाही लोग थे वो इंसिस्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोर्ट के जो रूल हैं, कोर्ट के जो बेसिक नॉर्म्स हैं हम उसको ब्रेक करेंगे। तो उस वक्त बहादुर शाह जफर सेकंड के पास बहुत ही कम ऑप्शंस था। अगर वो मतलब आप हिंदी में कहावत है ना कि आगे खाई और पीछे कुआं, तो अगर वो विद्रोह को लीड नहीं करेंगे तो सिपाही उनके खिलाफ हो जाएंगे और अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो अंग्रेज़ उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो दोनों कंडीशन में उन्होंने फाइनली चूज़ किया कि वो विद्रोहियों को सपोर्ट करने जा रहे हैं, उनको लीड करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में उनका जो रिएक्शन था हॉरर था, रिजेक्शन था, लेकिन बाद में जब सिपाहियों ने विद्रोह करने का मन बना लिया तो बहादुर शाह ने कहा ठीक है हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह से बहादुर शाह जफर जो है इस आंदोलन को लीड करते हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अदर प्लेसेस में, जैसे कि आप कानपुर देख लो, कानपुर में 1857 में इस आंदोलन को किसने लीड किया था। तो कानपुर में नाना साहब थे। नाना साहब कौन थे, ये पेशवा बाजीराव सेकेंड जो मराठा रूलर थे उनके ये एडॉप्टेड सन थे, है ना। तो बाजीराव सेकेंड के जो एडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, इनको गद्दी देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार नहीं थे, क्योंकि आपने पढ़ा है प्रीवियसली क्लास 8 में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी में क्या है कि अगर आप राजा हैं और आपका अपना खुद का कोई लेजिटिमेट या आपका खुद का नेचुरल सन नहीं है तो आप ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं कर सकते हैं। तो नाना साहब को इस ग्राउंड से उनको मतलब इनके पोजीशन से हटा दिया गया था। तो नाना साहब भी स्टार्टिंग में इस विद्रोह को लीड करने के फेवर में नहीं थे। झांसी की रानी का एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने भी कहा था उन्होंने भी मतलब एक तरह से उन्हें फोर्स किया गया या उन्हें एक तरह से वो जो थी अनडिजायर्ड थी। स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि जो मेरा एरिया है आप हमको हैंड ओवर कर दीजिए, ब्रिटिश ने मना कर दिया। तो रानी जो थी, रानी को मजबूरी में इस आंदोलन को लीड करना पड़ा। उसी तरह से आरा बिहार में कुंवर सिंह लोकल लीडर थे, वहाँ पर भी उन्होंने विद्रोह को इसी पैटर्न पे लेना शुरू कर दिया। उसके अलावा अवध, जहाँ पे अवध के जो नवाब थे उनको मिस गवर्नेंस के आधार पे रिमूव किया गया था 1856 में। तो जो अवध के लोग थे वो लोग मतलब अवध के इस एक्शन के खिलाफ अवध के लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं, है ना। तो जब ब्रिटिश रूल 1857 में स्टार्टिंग टाइम में उनके जो एम्पायर था कोलैप्स हो रहा था, तो लखनऊ के लोगों ने इस इवेंट को सेलिब्रेट किया। उन्होंने वाजिद अली शाह के लड़के बिजरिस कादिर को अपना नवाब जो है डिक्लेरेशन करते हैं। तो बेसिकली जो लीडर्स थे, फॉलोअर्स थे 1857 से कौन से लोग थे, तो आपको यहाँ पे बहादुर शाह जफर से लेकर, नाना साहब से लेकर, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर बिजरिस कादिर तक के नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावा अब नेसेसरी नहीं है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, वास्ट कंट्री है, तो हर जगह राजा और रूलिंग क्लास के लोग ही आंदोलन को लीड करें। कई बार आंदोलन को लीड करने वाले बहुत सारे रेवेलियंस थे और उनको जो मैसेज है कॉमन पीपल जो है ट्रांसमिट किया करते थे, है ना। उसी तरह से मेरठ से एक रिपोर्ट था कि मेरठ में कोई फ़कीर थे, वो हाथी पर चढ़ करके डिफरेंट एरिया विजिट किया करते थे और लोग भी उनके पास जाया किया करते थे। अवध के एनेक्सेशंस के बाद क्या होता है कि अवध के बहुत सारे लोकल जो रिलीजियस पर्सन थे, जिनको हम कहते हैं
सेल्फ स्टाइल प्रॉफिट जो भविष्यवाणी करते हैं, जो क्लेम करते हैं कि उनके अंदर रिलीजियस पावर है, तो अवध के जो सेल्फ स्टाइल प्रॉफिट्स थे उन्होंने ये प्रीच किया था कि जो ब्रिटिश रूल है वो आने वाले समय में उसका इनेविटेबल है कि वो डिक्लाइन हो जाएगा, ब्रिटिश रूल जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो बेसिकली ये इस तरह से मतलब डिफरेंट एरिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ 1857 में इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे थे। उसके अलावा जो लोकल लीडर्स थे, जैसे जमींदार हो गए, पीजेंट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, है ना, तो ये भी लोकल लीडर के माध्यम से इनकरेज किए गए कि आप लोग भी विद्रोह करिए। एग्जाम्पल के लिए शाह अमल थे, एक लोकल लीडर्स थे, बरोद परगना उत्तर प्रदेश के। इन्होंने अपने एरिया के लोगों को इंस्पायर किया कि क्यों हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करना चाहिए। गुन्नू ट्राइबल थे, सिंगबून छोटा नागपुर के, इन्होंने मतलब ट्राइबल को इंस्पायर किया, इनकरेज किया कि समय आ गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम इंडिया से थ्रो अवे कर दें, इनके एम्पायर को यहाँ से पूरी तरह से डिसमिस कर दें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1857 को जिन लोगों ने लीड किया वो कौन कौन से किस किस तरह के लोग रहा करते होंगे। उसके बाद यहाँ पे दो क्लासिक एग्जाम्पल लिखा गया है कि जो कॉमन पीपल को इंस्पायर किए थे लोकल लीडर्स, उसमें दो एग्जाम्पल है, एक शाह अमल का है और एक मौलवी अहमदुल्ला शाह का है। शाह अमल कौन थे? यूपी के मेरठ, यूपी के ये बरोद परगना के एक लोकल लीडर थे और इस एरिया में जो जाट कल्टीवेटर थे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे और यहाँ पे जो विलेज थे उनको हम देश कहते हैं। तो जो शाह अमल थे वो 84 देश के हेड हुआ करते थे। वो विलेजर के पास विजिट किया करते थे और ये जो एरिया था 84 परगना, ये 84 देश, ये बहुत ही एक्सट्रीम फर्टाइल एरिया था। यहाँ पे मतलब जो फार्मर्स थे बहुत ही प्रॉस्परस थे और उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके एरिया में इंटरफेरेंस कर दिया है, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इम्पोज कर दिए है और रेवेन्यू डिमांड बहुत हाई कर दी है और कलेक्शन मेथड बहुत ही इनफ्लेक्सिबल है। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हर तरीके के रॉन्ग मेथड फॉलो करती है उनको परेशान करने के लिए। तो बेसिकली जो फार्मर थे वो अपने एरिया को लॉस कर रहे थे। उसके अलावा जो ब्रिटिश के एजेंट थे, ट्रेडर, मनी लेंडर, वो उनके एरिया को ऑक्युपाइड कर रहे थे। तो शाहमल जो थे वो बरोद परगना के इन्हें सारे प्रॉब्लम्स को चैनलाइज किए। उन्होंने लोकल्स को या अलग अलग विलेज के जो हेडमैन थे उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है मोबिलाइज होइए। वो डिफरेंट एरिया में विजिट करते हैं, लोगों से रिवोल्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा जो बेसिकली तो ये मतलब एक तरह से यहाँ जो सेंटेंस लिखा है कि ऑल साइन ऑफ ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी तौर तरीके थे उन सब के खिलाफ जो है 1857 में ये सब शामिल होते हैं। तो बेसिकली कल्टिवेटर्स लेफ्ट देयर फील्ड एंड प्लंडर्ड द हाउसेस, मीन्स विद्रोह में जो किसान लोग थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के जो एजेंट थे उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, है ना। और जो मतलब जो ब्रिटिश के एजेंट थे जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी को पॉलिश कर लिया, इनको इन लोगों ने डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए गए रिवर्स को, ब्रिज को, इन सबको तोड़ना शुरू कर दिया। सड़कें वगैरह जो हैं उनको डिग अप करना शुरू कर दिया, उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। तो एक तरह से जो म्यूटनी थी रूरल एरिया में और उसके जो लोकल लीडर्स थे वो बहुत ही डिफाइंस होकर के जो है वो सामने आ रहे थे। शाह अमल ने क्या किया था कि उसी एरिया में एक बंगला पर उन्हें, लखनऊ में उसे एक बंगला को अंग्रेज़ों का बंगला था वो, उसको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और हॉल ऑफ जस्टिस, मीन्स सारे केसेस जो ब्रिटिश के एजेंट हुआ करते थे उनके खिलाफ सारे केसेस जो है सुनने शुरू कर दिए कि कौन से ब्रिटिश एजेंट हैं, मनी लैंडर हैं, ब्रिटिशर्स हैं, किन्होंने किसानों के खिलाफ प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो उन्होंने इस बंगला को हॉल ऑफ जस्टिस में कन्वर्ट किया और ये सारे काम करने शुरू कर दिए। अनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह का। ये बहुत ही एजुकेटेड और प्रोफिशिएंट पर्सन थे। ये हैदराबाद के सेल्फ स्टाइलिस्ट प्रॉफिट भी हुआ करते थे, है ना। और ये जो हैं बहुत ही यंग एज में लोगों को गाइड किया करते थे, डिफरेंट एरिया में विजिट किया करते थे, लोगों से कहते कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ है नहीं, रॉन्ग है, इमोरल गवर्नमेंट है, हमें रिवोल्ट करना चाहिए। ये पालकी में अपने साथ विजिट किया करते थे, ड्रम बीटर इनके साथ लोग चलते थे, इसलिए इनको डंका शाह भी कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी पॉपुलैरिटी से बहुत ही पैनिक्ड होती है, बहुत ही घबरा जाती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी मतलब इनसे इनको टारगेट करना शुरू कर दिया, इनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इनको जो है रोक लगा दिया, फैजाबाद जेल में इनको बंद कर दिया हुआ था। बैटल ऑफ चिन्हट 1857 में इन्होंने फेमस बैटल लड़ा हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ और इस युद्ध में जो अंग्रेजी कमांडर थे हेनरी लॉरेंस, उनको डिफीट किया था। तो इनको जो है करेज और पावर के लोग जानना शुरू करते हैं। इनको कहा गया कि ये इनविंसिबल हैं, इनको अनकंक्वेयर्ड है, इनको कोई जीत नहीं सकता, इनके अंदर मैजिकल पावर है, इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट का वेपन कुछ नहीं कर सकता है। तो बेसिकली
मौलवी अहमदुल्ला शाह किस तरह के लोकल लीडर्स थे और शाह मल किस तरह के लोकल लीडर्स थे और 1857 में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, अगर पूछेगा तो आप लोग इंडिविजुअल अलग अलग जो केसेस हैं आप इनका यहाँ पे एग्जांपल साइट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि जैसे आपका यहाँ है र्यूमर्स और प्रोफेसी, तो रूमर्स और प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? र्यूमर्स का मतलब ये होता है कि जैसे जो इंडियंस थे क्या वो उन्होंने र्यूमर्स और प्रोफेसी का यहाँ पे ये मतलब आ जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खिलाफ 1857 के स्टार्टिंग टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट खिलाफ कुछ अफवाहें फैलती हैं। अफवाहें क्या फैलती है कि ये इंडिया के रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, इंडिया को क्रिश्चियनाइज करना चाहते हैं, हिंदू रिलीजन में लोगों को फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं और उनको जो है धर्म परिवर्तन के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली किस तरह के र्यूमर्स थे और किस तरह के प्रेडिक्शंस थे, प्रोफेसी थे। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? प्रोफेसी का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम पे कोलैप्स हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो रूमर्स और प्रोफेसी कैसे स्प्रेड होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप इस वाले हेडिंग को देखेंगे तो रूमर और प्रोफेसी जो है ये बहुत ही मेन रोल प्ले किए थे। लोग जो थे अगर एक्शन लेते हैं, मोबिलाइज होते हैं, तो उसमें रूमर्स और प्रोफेसी का क्या रोल था, है ना। तो जैसे सिपाही जो दिल्ली आए थे बहादुर शाह से मिलने, तो बहादुर शाह से उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, करप्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वेपन्स में बुलेट, ये बंदूक में जो हम बुलेट यूज़ करते हैं तो ये कोटेड है, या इसके ऊपर जो कवर लगाया गया है वो बोन्स ऑफ काउज और पिग्स से, कि इनके जो मतलब सॉरी फैट ऑफ काउज एंड पिग्स से, मतलब जो फैट है काऊ और पिग्स का वो लेयर जो है इसके ऊपर लगाया गया है। तो मतलब ये इस बात में कितनी सच्चाई थी या सच्चाई नहीं थी, लेकिन सिपाहियों ने ऐसा बहादुर शाह से कहा कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया बहादुर शाह जफर को कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ हम क्यों विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमको फोर्स किया है ऐसा करने के लिए। उसी तरह से आप एक अनदर एग्जाम, इसका स्टोरी क्या था कि लोग जो मतलब जो सिपाही थे वो इस तरह के अफवाहों में कैसे विश्वास करते हैं। कैसे ये पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जो वेपन्स या बंदूक इंडियन यूज़ करेंगे, जो इंडियन सिपाही बंदूक यूज़ करेंगे उसमें जो कह सकते हैं कि उसमें जो मतलब आप यहाँ एक सेकेंड आप ये देखिएगा, ये इसका जो स्टोरी है इसका ओरिजिन, इसका क्रिएशन कैसे होता है। तो इसका स्टोरी क्रिएशन ऐसे होता है, कैप्टन राइट कमांडेंट थे राइफल इंस्ट्रक्शन के। तो इन्होंने रिपोर्ट किया कि 1857 में जनवरी के 3rd वीक में एक खलासी था जो अनटचेबल कास्ट से था और एक मैगजीन दमदम दमदम में जो वेपन्स बनते थे वहाँ पे काम करता था। तो हालांकि वो एक अनटचेबल आदमी था, तो उसने एक ब्राह्मण से पानी मांग लिया। तो सिपाही को ब्राह्मण ने कहा कि तुम लोअर कास्ट के हो और आई विल नॉट सर्व यू वाटर अदरवाइज आई विल लूज माई कास्ट एंड रिलीजन। तो सिपाही ने रिटॉर्ट या ताना मारते हुए कहा कि आप भी अपना कास्ट और अपना रिलीजन लूज करेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो कैटरीज या जो मतलब वेपन्स में डालने का जो गोला वगैरह होता है उसको यूज़ करेंगे, तो ये जो है ये ये जो है आपका ये फैट ऑफ काउज और पिग से बना हुआ है। तो ये जब र्यूमर फैलना शुरू हो गया तो सिपाही जो हैं ये विश्वास करने लगे कि उनको जो बंदूक दिया गया है और उसमें जो हम मतलब उसमें एक तरह से कह सकते हो कि पिग्स और काऊ का जो फैट है इसमें कवर्ड है। तो सिपाहियों ने एक नए तरह के वेपन्स को यूज़ करने से मना कर दिया। उसी तरह से एक अनदर रूमर्स था 1857 में नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था। वो क्या था? वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत ही जाइगेंटिक कंस्पिरेसी या बहुत ही बड़ा षड्यंत्र या ह्यूज कंस्पिरेसी बनाया हुआ है ना। और इसमें यह कहा गया था इंडिया और इंडियन में जैसे हिंदू हैं और मुस्लिम हैं उनके रिलीजन को करप्ट करने के लिए, भारतीयों के धर्म को नष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया हुआ है, अंग्रेज़ों ने डस्ट ऑफ बोन डस्ट ऑफ काऊ एंड पिग्स, यानी जो हड्डियाँ होती हैं गाय और शुअर की, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिक्स करवा दिया है आटे में इंडियन को क्रिश्चियनाइज करने के लिए। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन जो फैलता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार अफवाह फैल गई तो उनके सारे एश्योरेंस जो है बेकार होते हैं। लोग जो हैं वो एक्शनाइज हो जाते हैं, लोग जो हैं वो मतलब उसके अलावा 1857 के समथिंग अराउंड जो लोग थे उन्होंने कहा कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था और 1857 का जो ईयर है वो हमारे लिए मैटर करता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन के 100 साल पूरे होने वाले हैं और इस वक्त अंग्रेज़ का जो शासन है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह के जो रूमर्स थे वो सर्कुलेट हो रहे थे। और ये रूमर्स में कितने, एक और रूमर्स था, वो रूमर्स क्या था कि लोग जो थे विद्रोही जो थे वो गांव के वॉचमैन को इस तरह से चपाती वगैरह शेयर किया करते थे और वो चपाती जो है अगले गांव के वॉचमैन
को दिया जाता था। तो चापाती के माध्यम से एक तरह से मैसेज ट्रांसमिट करने का प्रयास किया कि विद्रोह के शुरू करने का समय जो है वो आ गया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की अफवाहें जो है उस वक्त चल रहा था। अब दूसरा यहाँ पे अगला सवाल आपका यहाँ ये रेज किया जा रहा है कि 1857 में जो लोग थे वो अफवाह पर या र्यूमर्स पर क्यों विश्वास कर रहे थे। तो उसके पीछे रीज़न था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था, जैसे आप देखोगे 1857 के आसपास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने मतलब बहुत सारे चेंजेस करने शुरू किए थे। उसके पहले कई सारे चेंजेस करने शुरू कर दिए थे। जैसे विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक ने क्या किया था, इन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने का प्रयास किया, वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, है ना। इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्होंने रन कराए, कॉलेज यूनिवर्सिटी सेटअप कराए, सती सिस्टम को बैन करा दिया। तो एक तरह से विलियम बेंटिक के इस रिफॉर्म्स को इंडियन ने बहुत ही निगेटिव तरीके से रिसीव किया। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिस गवर्नेंस के आधार पे बहुत सारे लोग को हटाया। जैसे अवध के नवाब को हटा दिया हुआ था, झांसी के रानी को हटा दिया गया था, या सतारा के जो किंग थे उनको हटा दिया गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो लॉ इंट्रोड्यूस किया, ये सिस्टम और लॉ जो था ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है। जो नॉर्थ इंडियन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस तरह के सिस्टम से बहुत ही सैड या बहुत ही एक्सट्रीम पेन फील करते हैं। तो र्यूमर्स में लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी, उनकी एजुकेशन पॉलिसी, उनकी सोशल पॉलिसी या उनके जो पॉलिटिकल रूल रेगुलेशंस थे वो हमारे नॉर्थ इंडियन के लिए बहुत ही डेवस्टेटिंग थे, बहुत ही निगेटिव थे। उसके अलावा लोग जिस तरह के पास्ट की चीज़ों को चेरिस्ट करते थे, जैसे पास्ट के हमारे ग्रेट कल्चर हैं, ग्रेट आइडियाज़ हैं, ग्रेट कस्टम्स है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हर चीज़ों को मतलब ख़त्म करने का प्रयास किया, हर चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वो इम्पर्सनल था, एलियन था, ऑपरेसिव था। मतलब वो जो सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वो एंटी इंडिया था या इंडिया के फेवर में नहीं था। उसके अलावा जो क्रिश्चियन मिशनरी थी उनकी एक्टिविटीज से भी लोग जो थे वो सस्पिशन में आ गए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्रिश्चियन मिशनरी के माध्यम से इंडियन को क्रिश्चियनाइज करने का प्रयास कर रही है। तो लोग र्यूमर पे ट्रस्ट क्यों करते थे? इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल थी इस तरह की चीज़ों को इस तरह के जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी 1857 के विद्रोह के लिए। उसी तरह से अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पेज को, तो नेक्स्ट पेज में आपका लिखा हुआ है ना कि जो अवध का एरिया है उसको अंग्रेज जो थे वो अनेक्स करना चाहते थे। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अवध के एरिया को अंग्रेज जो है वो क्यों अनेक्स करना चाहते थे। उसको लेकर के उस वक्त के टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने कमेंट पे किया था कि एक चेरी है, ये इसको हम लोग एक दिन हजम कर जाएंगे। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा था लॉर्ड डलहौजी ने? जैसे आपसे यहाँ सवाल पूछा जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अवध को अनेक्स क्यों करना चाहते थे, यानी अवध को जो है ब्रिटिश एम्पायर में क्यों कनेक्ट या क्यों जोड़ना चाहते थे। तो लॉजिक बहुत सिंपल है। अवध के नवाब जो थे वो बहुत ही पॉपुलर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये इनपॉपुलर हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये लॉजिक देखेंगे कि अवध के अनेक्सेशन के पीछे लॉजिक क्या था। अवध को अंग्रेज़ों ने अगर अपने एरिया में अनेक्स किया तो उसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ ये देखिए कि अवध को अंग्रेज़ों ने डिफरेंट एरिया में अवध को अंग्रेज़ों ने डिफरेंट टाइम पीरियड में उसके पावर को रिड्यूस करने का प्रयास किया था, है ना। एग्जाम्पल के लिए अवध जो था पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेटस एंजॉय करता था, उसके ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं थी। मुग़लों के टाइम पे मुग़ल जो थे उसको अपने कंट्रोल में किए थे, लेकिन औरंगज़ेब के मरने के बाद जो अवध एरिया था वो काफ़ी हद तक ऑटोनॉमस हो गया था, काफ़ी हद तक मतलब इंडिपेंडेंट हो गया था। तो अवध को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप अपने कंट्रोल में करने का प्रयास किया था। जैसे अवध 1801 में अवध पर सब्सिडी अलायंस इम्पोज कर दिया गया। सब्सिडी अलायंस का मतलब ये होता है कि अवध जो है वो अपने फ्रेंडली रिलेशंस केवल अंग्रेज़ों के साथ करेगा, अंग्रेज़ों के इंस्ट्रक्शन के बेस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन करेगा, अंग्रेज़ों के अनुसार अपने रूल रेगुलेशन बनाएगा, अंग्रेज़ों के अलावा और किसी कंपनी के साथ वो फ्रेंडशिप नहीं करेगा। तो ये सब्सिडी अलायंस के कंडीशंस थे। तो 1801 में अवध को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने का प्रयास किया, नवाब को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास किया। नवाब जो है वो ब्रिटिश रेजिडेंट के अकॉर्डिंग अपने काम करेंगे। नवाब के सेना को वहाँ पे डिसआर्म्ड कर दिया गया कि नवाब अपने पास आर्मी नहीं रख सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। मतलब जो नवाब थे अब वो खुद अपने एरिया में अपने लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी अवध को इसलिए कंट्रोल कर रही थी क्योंकि ये जो था बहुत ही फर्टाइल एरिया था। इसके अलावा इसका जो लोकेशन था वो मतलब मार्केट और रिसोर्स के बीच में हुआ करता था। तो इसकी वजह से अंग्रेज इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। प्लस अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि हम ऑलरेडी मराठा एरिया, कर्नाटक एरिया, पंजाब, बंगाल ऑलरेडी हम सब इनको अपने एरिया में कंट्रोल कर लिए हैं। तो अवध को कंट्रोल करने के बाद पूरे भारत पर लगभग उनका कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो अंग्रेज जो थे इसीलिए अवध को कंट्रोल करने के लिए मन बना लिए थे।
अब अगला आप देखेंगे, अगले में आपका लिखा हुआ है कि अवध के नवाब को जब हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया मिस गवर्नेंस के ग्राउंड पे कि अवध के नवाब को हटाया जा रहा है, तो रिएक्शन कैसा था, वहाँ के लोकल्स ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो लोगों ने कहा कि शरीर तो यहाँ पे है लेकिन शरीर जान नहीं है, मतलब अवध साम्राज्य तो है लेकिन साम्राज्य के नवाब जो हैं वो हटा दिए गए हैं, है ना। तो अवध जो है नॉर्थ इंडिया का बहुत ही फेमस एरिया, अवध जो है नॉर्थ इंडिया का सबसे फेमस एरिया था। वाजिद अली शाह इनको उनके रिमूव कर दिया गया, डिथ्रोन्ड कर दिया गया सिंहासन से, उन्हें हटा दिया गया, वो कलकत्ता भेज दिए गए, निर्वासित कर दिए गए, एक्साइल कर दिए गए। अवध के नवाब को मिसगवर्नेंस के आधार पर रिमूव किया गया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि हम इनको हटा रहे हैं तो हमें कोई यहाँ के लोकल जो है अपोज नहीं करेंगे, लेकिन होता है इसके अपोजिट है। अवध की जनता उनको बहुत लव करती थी और जब वो जा रहे थे तो लोग जो हैं एक तरह से शोक गीत या लेमेंट कमेंट कर रहे थे, है ना। नवाब के एग्जाइल के बाद उस वक्त के जो कंटेम्पोररी राइटर थे उन्होंने इसको नोट किया हुआ है। लोग कमेंट करते थे कि शरीर से जो है जान चली गई है, ये जो शरीर, ये शहर जो है वो लाइफ लेस हो चुका है, इस शहर में कोई लाइफ नहीं बचा हुआ है। हर गली, हर मोहल्ला, हर मार्केट के जो लोग थे वो अपने प्यारे नवाब के जाने के बाद शोक कर रहे थे, या वो जो थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ करते थे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंग्लिश केम एंड टू द कंट्री, अंग्रेज़ बहादुर आए और मुल्क ले लेहन, ये लोकल तरीके से लोगों ने इसको वो किया। तो अवध के नवाब के जाने के बाद कई तरह से वहाँ के जो मतलब लोग थे जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे वो भी डिप्राइव्ड हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है फिरंगी राज एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, अंग्रेज़ों के आने के पहले जिस तरह का लाइफ, जिस तरह का वर्ल्ड, जिस तरह का इंडियन सोसाइटी या जिस तरह का सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस था, अंग्रेज़ों ने आने के बाद उस तरह का जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाता है। फिरंगी राज ने उस तरह की चीज़ों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो एक तरह से आप देखेंगे किस तरह की चीज़ों को नष्ट किया, जैसे जिस चीज़ों को, ट्रेडिशंस को, लॉयल्टी को इंडिया लोग एंजॉय करते थे वो सब खत्म करते हैं। अब यहाँ पे आपसे अगले वाले इसमें पॉइंट पैराग्राफ में सबसे मेन क्वेश्चन आपका बन सकता है और ये बन सकता है ताल्लुकदारों को लेकर के। जो ताल्लुकदार लोग थे वो कौन से लोग थे, तो ताल्लुकदार जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्डर थे और नवाब के सबऑर्डिनेट थे। नवाब को प्रॉपरली टैक्स देना, नवाब को आर्मी असिस्टेंट देना, अपने एरिया का फोर्टिफिकेशन करना, कंसिडरेबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करना। मतलब जो ताल्लुकदार लोग थे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हुआ करते थे। और ताल्लुकदार जो लोग थे जब उनको उनके पोस्ट से हटा दिया गया तो किस तरह से जो ताल्लुकदार थे वो सफ़र करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा, इस आप ताल्लुकदार किस तरह के पावर को एक्सरसाइज करते थे ब्रिटिश के आने के पहले। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इंपॉर्टेंट पावर ताल्लुकदार फंक्शन एक्सप्लेन। तो किस तरह के पावर फंक्शन करते थे ताल्लुकदार लोग, चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली जो ताल्लुकदार लोग थे उनके क्या फंक्शन थे इसमें आपका देख सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है कि लैंड और पावर कंट्रोल किया करते थे। ताल्लुकदार के पास था आर्म्ड रिटेनर, इनके पास हथियार थे, ये किले बनाते थे। डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, नवाब इनके मैटर में कम से कम इंटरफेयर करते। उसके अलावा नवाब को अपना सुप्रीम हेड मानते थे, नवाब को रेगुलरली रेवेन्यू पे करते थे। इनके पास एटलीस्ट 12,000 फुट सोल्जर हुआ करते थे। तो ब्रिटिश जो थे जब ये ब्रिटिश अवध को अपने कब्ज़े में करते हैं तो वो ताल्लुकदारों की इस तरह की पावर को टॉलरेट नहीं करते हैं कि ताल्लुकदारों को इतने सारी शक्तियाँ हमें नहीं देना चाहिए। अवध के एनेक्सेशन के बाद क्या होता है, ताल्लुकदारों की शक्तियों को भी अंग्रेज़ों ने कम कर दिया, उनको डिसआर्म्ड कर दिया, उनको पावर, वेपन रखने का अधिकार, फोर्टिफिकेशन करने का अधिकार सब खत्म कर दिया गया, है ना। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया उसने भी ताल्लुकदारों को काफ़ी लेस अथॉरिटेटिव किया। कैसे, उन्होंने कहा कि जो ताल्लुकदार हैं रेवेन्यू कलेक्टर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो ये जो हैं ताल्लुकदार जो लोग हैं वो फ्रॉड करते हैं, इंटरलोपर हैं, मतलब इन्हें रेवेन्यू कलेक्शन में इंटरेस्ट है, लैंड इंप्रूवमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये ताल्लुकदार जो है फोर्स और फ्रॉड के माध्यम से यहाँ पे कंट्रोल किए हुए हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ताल्लुकदारों को हटाने के बाद समरी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने मनमाने तरीके से अपने लोगों को रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में अपॉइंट करना शुरू कर दिया। तो जो पहले ताल्लुकदार इंटायर एरिया या 67% एरिया कंट्रोल करते थे रेवेन्यू एरिया पे, तो अंग्रेज़ों के बाद उनका जो परसेंटेज है 38% पे आ गया। मतलब उनके हाथ से काफ़ी हद तक पावर खत्म हो जाता है। तो जो अंग्रेज़ थे उनको उनको लग रहा था कि हम ताल्लुकदार को हटा दे रहे हैं तो इससे रेवेन्यू सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, इससे जो है एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा, इससे सब कुछ सिंपल हो जाएगा, है ना। स्टेट को जो है रेवेन्यू अधिक मिलेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि जो रेवेन्यू कलेक्शन हमने किया हुआ है या रेवेन्यू रेट हमने जो फिक्स किया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो अंग्रेज़ जो हैं वो मतलब आगे चल करके उनको अपने इन सारी कमजोरियों के बारे में मालूम चलता है कि हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसमें मतलब है क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं, क्या नहीं है।
उसके बाद ताल्लुकदार को जब उनके पोस्ट से हटाया गया तो जो एक सोशल ऑर्डर था ताल्लुकदारों के बीच में और जो प्रजा के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको अंग्रेज़ों ने नष्ट करने का प्रयास किया। जो पहले ताल्लुकदार लोग थे वो मतलब ऐसा नहीं है कि ताल्लुकदार बहुत अच्छे लोग थे, वो मतलब थोड़े से क्रूल भी हुआ करते थे। जैसे वो ऑपरेटर भी थे, लेकिन कभी कभी अपने लोकल के लिए जनरस या बहुत ही लिबरल भी हुआ करते थे। वो डिफरेंट टैक्स या डिफरेंट ड्यूज़ को जो है रिड्यूस भी किया करते थे। जैसे मान लो ड्राउट का कंडीशन है, फ्लड का कंडीशन है, या मतलब कोई बहुत बड़ा डिजास्टर है, तो जो ताल्लुकदार थे वो अपने लोकल से कलेक्शन नहीं किया करते थे। तो इसी को कहा गया कि ये जनरस फादर थे, या ये जो बहुत ही कंसिडरेट थे, ये सोचकर काम किया करते थे। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो क्या कर रहे थे, वो कलेक्शन जो है ओवर असेसमेंट, जितना प्रोडक्टिविटी नहीं होगा उससे अधिक टैक्स इम्पोज कर दिया है। उनके कलेक्शन का जो मेथड था बहुत ही रिजिड था, मतलब आपको टैक्स देना ही है, रेवेन्यू देना ही है, किसी भी हाल में देना है, चाहे हार्डशिप हो चाहे क्रॉप फेलियर हो, अंग्रेज़ों को इससे मतलब नहीं है। तो अंग्रेज़ के इस तरह से तौर तरीक़ों से किसान जो है लोन लिया करते थे, है ना। तो बेसिकली किसानों का कंडीशन बहुत ख़राब होता है, और इसीलिए अगर आप देखोगे अवध में ताल्लुकदारों को जब हटाया गया, सिस्टम को ब्रेक किया गया, तो सबसे अधिक लंबे समय तक विद्रोह अगर कहीं लॉन्ग लास्टिंग था तो कौन सा आपका एरिया था, अवध वाला ही एरिया था। उसके अलावा जो पेजेंट हुआ करते थे उनके जो शिकायतें हुआ करते थे, तो किसानों की शिकायतें जो है सिपाही लाइन पे सिपाही लोग उसको एंटरटेन करते थे कि किस तरह से अंग्रेज जो है ये सारे प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, है ना। तो ये सिर्फ ये पार्ट आपको इस वाले एरिया मतलब इस वाले सेगमेंट में इतने आपको तैयार करने पड़ेंगे।